Hi everyone, this is Shriram Sharma, your biology teacher and welcome to your प्यारा सा चैनल फिजिक्स प्रो। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 सर्कुलेटरी सिस्टम का लेक्चर नंबर 7 और इसमें आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, हम लोग पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम और हीमोफीलिया। बच्चों, इससे पहले के लेक्चर अगर आपके मिस हो गए हैं तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं, उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का पहला टॉपिक है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखिए, दो टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। इनकी डिस्कवरर कौन है? इनके डिस्कवरर है कॉल एंड स्टीनर। मेरे पीछे ये जो दिख रहे हैं, ये देखिए, सॉरी, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वही हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। इन्होंने बताया था कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप का ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। किसी में ए ब्लड ग्रुप, किसी में बी, किसी में ए बी और किसी में ओ। किन्होंने डिस्कवर किया? कॉल एंड स्टीनर ने। कैसे किया देखिए, मैं बताता हूं आपको। देखिए, सपोज करिए ये एक आरबीसी है। क्या है मेरे बेटे? ये एक आरबीसी है। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, इसकी सरफेस पर एक प्रोटीन देखने को मिली कॉल एंड स्टीनर को। कॉल एंड स्टीनर ने आरबीसी की मेम्ब्रेन पर एक प्रोटीन देखी और उस प्रोटीन का नाम दिया एंटीजन। क्या नाम दिया मेरे बेटे? उसका नाम दिया एंटीजन। इन्होंने देखा कुछ लोगों में एंटीजन ए टाइप का है और कुछ लोगों में एंटीजन है बी टाइप का। क्या इतनी बात समझ पा रहे? कॉल एंड स्टीनर ने क्या किया, हमारी आरबीसी को देखा। आरबीसी के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, डोनेंस मेम्ब्रेन। उसकी सरफेस पर इन्होंने एक प्रोटीन देखी जिस प्रोटीन का नाम रखा गया एंटीजन। कुछ लोगों में एंटीजन ए टाइप का था और कुछ में बी टाइप का था और इसी के बेस पर ब्लड ग्रुप डिसाइड किए गए। जिसमें ए एंटीजन था उसका ब्लड ग्रुप ए, जिसमें बी एंटीजन था उसका ब्लड ग्रुप हो गया बी, जिसमें दोनों थे उसको ए बी और जिसमें कोई नहीं था उसमें उसका ब्लड ग्रुप हो गया ओ। तो देखिए क्या चीज है, देखिए सामने। कॉल एंड स्टीनर कौन है? ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की। कैसे की? इन्होंने बताया एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि जो ब्लड ग्रुप है वो 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? ए बी, ए बी और ओ। ये किस चीज के बेस पे डिफाइन किया गया? अगर इसकी सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप, एंटीजन बी प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप, और दोनों एंटीजन हैं तो क्या हो गया? ए बी ब्लड ग्रुप, और कोई एंटीजन नहीं है तो हो गया ओ ब्लड। क्लियर हो गया? आगे बढ़ू। ब्लड ग्रुप आपने देख ली 4 टाइप के हैं। ठीक है, अगर ए एंटीजन है तो उसके पास एंटीबॉडी बी होगा, बी ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए होगा। जिसके पास दोनों एंटीजन होते हैं उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता, और जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होता उसके पास दोनों एंटीबॉडी देखने को मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगी। तो अभी तक हमने क्या समझा? जो कॉल एंड स्टीनर हैं इन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की एंटीजन के बेस पे। ठीक है, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप बने, उसमें अगर एंटीजन है तो उसका अपोजिट क्या देखने को मिला? एंटीबॉडी। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़े बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किसकी बात करेंगे? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपको ये तो पता लग गया कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, तुम्हारा बी है, तुम्हारा ओ है, तुम्हारा ए बी है, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता कि जरूरत पड़ने पर कौन किसको ब्लड देगा। राम का ब्लड ग्रुप ए है और श्याम का बी है, तो क्या राम श्याम को ब्लड दे सकता है? नहीं। अगर राम का ए है और श्याम का बी है तो राम बी ब्लड ग्रुप वाले श्याम को ब्लड नहीं दे सकता। यह ध्यान रखना है। कैसे होगा? तो कैसे पता लगेगा कौन किसको ब्लड देगा? तो देखिए यहां पे देखिए, ये हैं आपके, सॉरी, यहां पर ये आपके ब्लड ग्रुप दे रखे हैं ए बी और ओ। हमें देखना है कौन किसको ब्लड देगा और कौन किससे ब्लड लेगा। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए वाले को ब्लड दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ठीक है, और लेगा किससे? ये लेगा ए से और ओ से। ठीक है, ए वाला व्यक्ति, अगर कोई सपोज करो मेरा ब्लड ग्रुप ए होता तो मैं किसको ब्लड दे सकता था?
मैं उसी को दे सकूंगा जिसका ब्लड ग्रुप ए हो या फिर उसका ए बी हो। तो ए और ए बी को मैं ब्लड दे सकता हूं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो मैं लूंगा किससे, ए से लूंगा और ओ से लूंगा। ठीक है, मैं दूंगा ए बी को, लेकिन ए बी मुझे नहीं देगा, ओ दे देगा मुझे। ये बात समझ में आ गई। पहले हम देख लेते हैं कौन किसको ब्लड देता है। बी किसको देगा, बी बी वाले को देगा और ए बी को देगा। ए बी सिर्फ ए बी वालों को देता है और किसी को ब्लड नहीं देता, और ओ सबको ब्लड देता है। ए बी और ओ ये सभी को ब्लड देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं मेरे बेटे, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या मतलब है यूनिवर्सल डोनर का, जो सबको ब्लड सप्लाई करेगा उसे कहा जाएगा यूनिवर्सल डोनर। अब बात आती है, ये तो पता लग गया ये लोग किसको ब्लड देंगे, डोनेट किसे करेंगे। अब ये रिसीव किससे करेंगे, अब ये देखते हैं। ए वाला ए से और ओ से ब्लड लेगा, बी वाला बी से लेगा और ओ से लेगा, ए बी वाला सबसे लेता है, ए बी वाला सबसे लेता है, ए से बी से ए बी से ओ से सबसे लेता है। ठीक है, और ओ सिर्फ ओ से लेता है और किसी से नहीं लेता। ठीक है, तो ओ क्या हो गया, सबको दे रहा है, ओ सब सॉरी ए बी सबसे ले रहा है, इसीलिए हो गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो दो चीजें, अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, हम कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ रहे हैं, एबीओ वाला। इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है। जो सबको ब्लड दे वो यूनिवर्सल डोनर ओ, जो सबसे ब्लड ले वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन, ए बी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और ये यूनिवर्सल डोनर है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ू, चलिए मेरे बच्चों फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट बात पे। देखो, जो भी हम लेक्चर पढ़ रहे हैं इन सभी लेक्चर के नोट्स आपको फिजिक्स ब्रो ऐप पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर नोट्स वहां से डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, साथ ही साथ लाइव क्लास अभी अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी आपको वहीं पर मिल सकती है। बाकी फ्री लेक्चर्स तो आपको यहां पर मिल ही रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद यहां पर 3 बार दे रखे हैं, इस पे क्लिक कीजिए, देन ऑफलाइन डाउनलोड पे जाइए, उसके बाद अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए और वहां से उसके नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, वैसे आज मैं ये चैप्टर फिनिश कर रहा हूं और अब आपको इस पूरे चैप्टर के नोट्स वहां पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जल्दी शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, अब हम बात करेंगे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम की। देखो, मैंने बताया था 2 टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। पहले तो हम बात कर रहे थे एबीओ की, जिसमें आपने 4 ब्लड ग्रुप देखे, ए बी ए बी ओ। अब हम देखेंगे 8 ब्लड ग्रुप कैसे होंगे, वो 8 ब्लड ग्रुप्स। उन 8 ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ी देर में समझेंगे, पहले एक बात समझते हैं। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है क्या, क्या चाहिए मेरे बेटे, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है क्या। एक साइंटिस्ट है कॉललैंड स्टीनर, जिनको अभी आपने देखा था, एक इनके दोस्त है, उनका नाम है वीनर। कॉललैंड स्टीनर और वीनर ने आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया। कैसे किया वो देखिए। एक मंकी है, एक मंकी है, ये देखिए दिख रहा है, ये जो मंकी है इसका नाम है रेसस मंकी। देखो कैसे कर रहा है ना। ये जो मंकी है इसका नाम है रेसस मंकी। इन लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट इस मंकी पे किया। इन्होंने इसकी आरबीसी देखी और उसकी आरबीसी में एक और प्रोटीन देखी, वो एंटीजन के अलावा थी। देखो क्या करा, देखो मैं दिखाता हूं। इन्होंने क्या किया, रेसस मंकी की आरबीसी को देखा तो इन्होंने ये पाया कि जो एंटीजन नाम की प्रोटीन है वो तो है ही, साथ ही साथ एक और प्रोटीन है इसके अंदर, और उस प्रोटीन का नाम इन्होंने इसके नाम के फर्स्ट 2 लेटर से रख दिया। ये क्या है, रेसस मंकी है और इसके फर्स्ट 2 लेटर से इसका नाम रख दिया गया। क्या नाम रखा है इस प्रोटीन का, आरएच प्रोटीन। इसी को एज अ फैक्टर यूज किया टू असाइन ब्लड ग्रुप, टू असाइन ब्लड ग्रुप। इन्होंने आरएच प्रोटीन नाम रख दिया इस प्रोटीन का, जो इसकी आरबीसी में मिला। इन्होंने देखा ये प्रोटीन ह्यूमन में भी है, जो प्रोटीन इस मंकी में है वो ह्यूमन के अंदर भी इन्होंने ये प्रोटीन देखी। तो इन्हें क्या करा, देखा कि 2 टाइप के ह्यूमन हो गए, एक वो जिनमें आरएच प्रोटीन है
उनको बोल दिया RH पॉजिटिव। एक वो जिनमें RH प्रोटीन नहीं है उन्हें बोल दिया RH नेगेटिव। बात समझ में आई? RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी किसने की? कॉलैंड, स्टीनर और वीनर ने, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने ये डिस्कवरी की किसमें, तो आप बताओगे रेसस मंकी में की। कैसे की? रेसस मंकी की आरबीसी ली, उस आरबीसी के अंदर एक एक्स्ट्रा प्रोटीन देखी, एंटीजन तो थी, उसके अलावा एक और प्रोटीन देखी, उसका नाम इसी के नाम के 2 लेटर पे रख दिया, उनका नाम है RH प्रोटीन या RH फैक्टर। फिर देखा ये प्रोटीन ह्यूमन के अंदर भी है, जिनमें है उन्हें RH पॉजिटिव कहा और जिनमें नहीं है उन्हें RH नेगेटिव कहा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से टोटल 8 ब्लड ग्रुप बने। ठीक है, जिनके पास ये प्रोटीन थी, जिनके पास ये वाली प्रोटीन थी उन्हें RH पॉजिटिव कहा और जिनके पास नहीं थी उन्हें RH नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए इसके बिहाफ पर जो ब्लड ग्रुप बने वो कितने बने? इसके बिहाफ पे जो ब्लड ग्रुप बने वो बने 8। देखो कैसे, AB पॉजिटिव, 1 सेकेंड, एक बना AB पॉजिटिव, एक बना AB नेगेटिव। क्या मतलब? देखिए पहले मतलब तो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले नाम बता दूं। AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव। ऐसे ही AB नेगेटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव। ठीक है, और यहीं पर एक चीज याद कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू RH फैक्टर जो O ब्लड ग्रुप है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, और जो AB पॉजिटिव है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर पूछे अकॉर्डिंग टू RH फैक्टर तो O नेगेटिव, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछे तो AB पॉजिटिव। और अगर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग बोले तो बहुत ही सिंपल है, O यूनिवर्सल डोनर है, AB यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए इन चीजों का मतलब क्या है। देखो अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो इसका मतलब है इस पे A एंटीजन भी है और B एंटीजन भी है और साथ ही साथ RH एंटीजन भी है। देखो A एंटीजन है और B एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप हो गया AB, और RH एंटीजन भी है तो हो गया पॉजिटिव। ठीक है, अगर A पॉजिटिव लिखा है इसका मतलब क्या, एंटीजन A है और RH का प्रोटीन है तो हो गया A पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव की बात करें, जैसे AB नेगेटिव है तो एंटीजन AB है और B भी है, लेकिन उसके अंदर RH का एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन नहीं है इसलिए AB नेगेटिव हो गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। तो यहां पे हमने क्या समझ लिया, RH फैक्टर क्या होता है। अब आते हैं, देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है ब्लड ग्रुप सिस्टम, ABO वाला, RH वाला। ABO के डिस्कवरर कॉलैंड, स्टीनर, और RH का कॉलैंड, स्टीनर और वीनर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाऊं मैं फटाफट। चलिए अब एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्या नाम मेरे बच्चों? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अच्छा, इसका कोई और भी नाम है? हाँ, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या? RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। देखो 2 वर्ड होते हैं, कॉम्पेटिबल और इनकॉम्पेटिबल, मतलब जो कैपेबल नहीं है, जो योग्य नहीं है उसे बोलते हैं इनकॉम्पेटिबिलिटी। क्या मतलब है इसका? देखो एक मेल है, ऐसे समझो, एक है मेल जो RH पॉजिटिव है, एक है फीमेल जो RH नेगेटिव है। इन लोगों की अगर शादी होगी तो ये पॉसिबिलिटी है कि इनका जो बेबी होगा वो RH पॉजिटिव हो। भाई RH पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी है, नहीं है? बात समझ रहे हो आप मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक मेल है जो RH पॉजिटिव है, जो फीमेल है RH नेगेटिव है। अगर इनकी शादी हो जाती है तो ये पॉसिबिलिटी है इनके बेबी हो जो कि RH पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ऐसा होने पर एक दिक्कत है कि पहला बेबी तो नॉर्मल होगा और जो सेकंड बेबी होगा उसको दिक्कत होगी। ठीक है, उसकी डेथ हो सकती है, तो डॉक्टर उससे बचाने के लिए इंजेक्शन देता है जो RH की एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक फीमेल है जो कि नेगेटिव है, मेल पॉजिटिव है, बच्चा पॉजिटिव हो सकता है। ऐसे कैसे पहला पॉजिटिव बेबी नॉर्मल होगा, सेकंड पॉजिटिव बेबी की डेथ हो सकती है। ऐसा क्यों? देखो ये डायग्राम में दिख रहा है, फीमेल कैसी दिख रही है आपको? RH नेगेटिव। ठीक है,
और इसके अंदर जो बेबी बन रहा है वो कैसा है, RH पॉजिटिव। ये है फर्स्ट RH पॉजिटिव बेबी। तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बेबी का ब्लड मदर की बॉडी में जा सकता है। चाइल्ड बर्थ के समय बेबी का ब्लड मदर की बॉडी में जा सकता है। अगर ब्लड अंदर जाएगा तो ब्लड के अंदर जो RH के एंटीजन है वो भी अंदर जाएंगे। अगर मदर के ब्लड में RH का एंटीजन गया तो इसका इम्यून सिस्टम, किसका, मदर का इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बना लेगा, एंटीबॉडीज। क्या बना लेगा, एंटीबॉडीज। ठीक। फिर जब सेकंड RH पॉजिटिव बेबी होगा तो उसके अंदर ये RH एंटीबॉडी जा सकते हैं और इसके अंदर होता है एंटीजन, किसका, RH का एंटीजन। एंटीजन एंटीबॉडी की क्लंपिंग हो जाएगी, ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, बच्चे की डेथ हो जाएगी। ये बात आपकी समझ में नहीं आई, चलो मैं फिर से बताता हूं। एक सिंपल सी बात समझिए, हमारे अंदर जब भी कोई एंटर करता है हम उसको मानते हैं एंटीजन, और हमारा इम्यून सिस्टम उसको किल करने के लिए बनाता है एंटीबॉडी। जैसे मान लो आपके देश में कोई आतंकवादी घुस आएगा तो आपकी आर्मी उसके खिलाफ हथियार बनाएगी और वो उसको किल कर देगी। यही तो होगा, वही सिस्टम आपको यहां देखने को मिलेगा। क्या होगा, मैं आपको ये चीज फिर से बताता हूं, देखिए ध्यान से क्या बता रहा हूं। देखो यहां पे मदर कैसी है, RH नेगेटिव। ठीक। और जो बेबी है ये फर्स्ट बेबी है जो RH पॉजिटिव है। जब बेबी की बर्थ होगी तो इसका ब्लड मदर की बॉडी में जा सकता है। इसका ब्लड जब जाएगा तो जो RH का एंटीजन है ये भी मदर की बॉडी में पहुंचेगा, और जैसे ही एंटीजन जाएगा मदर एंटीबॉडी बना लेगी। किसके खिलाफ, इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगी, है ना, यही तो होगा। अब क्या होगा, अब इस मदर, बेबी तो हो गया, बेबी दुनिया में आ गया, उसकी छठी हो गई, डस्टॉन हो गया, बर्थडे मना लिया आपने, पार्टी हो रही है, बर्थडे बॉम्ब्स दे रहे हो, केक लगा दिया, उसके मुंह पे गंदे काम करते हैं। ठीक, चलिए, तो मदर के अंदर अब क्या बन चुके हैं, एंटीबॉडी। मदर के अंदर एंटीबॉडी बन गए। ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के लिए नुकसान कर सकता है, ठीक है, जो अगले वाले बेबी का है। अब देखो क्या होगा, जैसे सेकंड बेबी होगा उस बेबी के पास क्या होंगे, एंटीजन, RH के एंटीजन होंगे। मदर के पास क्या है, RH के एंटीबॉडी। जब मदर का ब्लड बेबी के कांटेक्ट में आएगा तो ये एंटीजन एंटीबॉडी आपस में लड़ मरेंगे और मर जाएगा, तो बेबी की डेथ हो जाएगी। तो सेकंड प्रेगनेंसी विल बी अफेक्टेड ड्यूरिंग इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। क्लियर हो गया, फर्स्ट बेबी हो जाएगा, सेकंड बेबी में दिक्कत, तो डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट देते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ब्लड ग्रुप सिस्टम हमने पढ़ लिया, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले लिम्फेटिक सिस्टम। अब जरा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में समझते हैं। देखो हमारे पास दो तरह के फ्लूइड होते हैं, बॉडी फ्लूइड, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। हमारी बॉडी में दो तरह के फ्लूइड होते हैं जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं जरूरी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कौन कौन है वो, तो आप बताओगे, एक होता है ब्लड, एक होता है लिम्फ। तो ब्लड का सिस्टम पूरा पढ़ा दिया। अब हम लिम्फ की बात करते हैं। जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसकी स्टडी में हम कितने पार्ट्स में करने वाले, उसमें हम पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ डक्ट, लिम्फ नोड, लिम्फाइड ऑर्गन। इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। वन बाय वन इसको पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, तो इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला जो डायग्राम है ना आपका, ये वाला, ये लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम है, लेकिन थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, 1 सेकेंड, अभी समझाते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, पहले तो ये समझ ले। ये बात समझ में आ गई, लिम्फेटिक सिस्टम की स्टडी हम कितने पार्ट्स में कर रहे हैं, कई सारे पार्ट्स है। लिम्फ, उसके बाद लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ डक्ट, लिम्फ नोड और लिम्फाइड ऑर्गन, ये सारे पढ़ने हमें। तो पहले हम आपको केवल लिम्फ के बारे में बताते हैं। देखो समझो क्या हो रहा है। ये है आपकी ब्लड कैपिलरीज। क्या है मेरे बेटे, ये आपकी ब्लड कैपिलरी, ठीक। इस ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है मेरे बेटे, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है।
इस तरह से इसमें ब्लड फ्लो। इन कैपिलरी में छोटे छोटे पोर्स हैं जिनसे ब्लड का कुछ पार्ट बाहर आ जाएगा। इन छोटे छोटे पोर्स से ब्लड का कुछ पार्ट बाहर आ जाता है। जो ब्लड का पार्ट बाहर आया है, कहां आया है? ये बाहर यहां पे सेल्स होंगे, यहां पे देखो बहुत सारी सेल्स होंगी। इन सेल्स के बीच में ये ब्लड का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ये ब्लड का पार्ट कहां आ गया? यहां पर। जब ये ब्लड, फिर से देखो, ब्लड कैपिलरीज हैं, उनमें ब्लड फ्लो हो रहा था। इनमें छोटे छोटे पोर्स हैं जिनसे कुछ ब्लड बाहर निकल आया है, ब्लड का कुछ पार्ट बाहर आ गया है। इसके अंदर दो चीजें हैं। इसमें क्या क्या है? जो ब्लड का पार्ट बाहर आया है उसमें है प्लाज्मा। क्या है मेरे बेटे? प्लाज्मा प्लस WBC। ना तो इसमें प्लेटलेट्स हैं, ना तो इसमें प्लेटलेट्स हैं, और ना ही इसमें RBCs हैं। ठीक, और इस पार्ट को हम बोलते हैं ECF। ECF क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ECF क्या होता है मेरे बेटे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ये बात क्लियर हुई? फिर से देखो, कैपिलरी के फाइन पोर से ब्लड का कुछ पार्ट फिल्टर होके बाहर आ जाता है जिसमें प्लाज्मा प्लस WBCs होते हैं। इस कलरलेस पार्ट को हम ECF कहते हैं। ये यहां पर आया है जरूरी चीजें पहुंचाने, जैसे प्रोटीन पहुंचाने, जैसे वाटर पहुंचाने, जैसे न्यूट्रिएंट पहुंचाने। वेस्ट यहां पर इकट्ठा हो गया, उसको कलेक्ट करने, तो बहुत सारे काम हैं। ठीक है, तो जब ये यहां से फिल्टर हुआ तो ये इस जगह पर आ गया, इसका नाम हो गया ECF, या इसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। यहां पर आया है ये काम करने, क्या? इन सेल्स को न्यूट्रिशन देने, इन सेल से वेस्ट को कलेक्ट करने, इन सेल को डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए, इनको वाटर देने के लिए आया है। जब ये अपना काम कर लेगा तो इसे वापस कलेक्ट किया जाएगा। अब वापस कलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम का नाम क्या है? उस सिस्टम का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या नाम मेरे बेटे? लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहले इसको कलेक्ट करेंगी लिम्फ कैपिलरीज। कौन कलेक्ट करेंगी? लिम्फ कैपिलरीज। जब लिम्फ कैपिलरीज इस लिम्फ को कलेक्ट कर लेंगी तो फिर वो पहुंचाएंगी लिम्फ वेसल्स के अंदर। तो देखो, ये जो दिख रही हैं इनका नाम है लिम्फ कैपिलरीज। क्या नाम मेरे बेटे? लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज। और ये कहां कलेक्ट करके पहुंचाएंगे? यहां पे। इनका नाम है लिम्फ वेसल्स। क्या नाम मेरे बच्चों? लिम्फ वेसल्स। ठीक है, लिम्फ वेसल्स। और फिर ये पहुंचाएंगी लिम्फ डक्ट के अंदर। कहां पहुंचाएंगी? लिम्फ डक्ट। और ये ब्लड में पहुंचा देगी। फिर से समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ब्लड की कैपिलरी से जो ब्लड का पार्ट फिल्टर होके आया था उसमें प्लाज्मा और WBCs थे, ना तो RBCs थे ना प्लेटलेट्स थे। देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, ना तो इसमें RBCs हैं और ना ही इसमें प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, ना तो इसमें RBCs हैं और ना ही इसमें प्लेटलेट्स हैं, सिर्फ प्लाज्मा और WBCs हैं। जब ये बाहर आता है, सेल्स के बीच में पहुंचता है, इसका नाम होता है टिश्यू फ्लूइड या फिर ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहां क्यों आया? न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने, वाटर पहुंचाने, डिफेंस पहुंचाने, वेस्ट को कलेक्ट करने, प्रोटीन को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, जब यहां ये आ जाएगा, अपना काम कर लेगा, तो इसको वापस कलेक्ट किया जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम में। कहां कलेक्ट किया जाएगा? लिम्फेटिक सिस्टम में। कैसे? सबसे पहले इसको कलेक्ट करेंगे लिम्फ कैपिलरीज, फिर वो लिम्फ कैपिलरी से जाएगा लिम्फ वेसल्स के अंदर, फिर लिम्फ वेसल से कहां जाएगा? लिम्फ डक्ट के अंदर, और लिम्फ डक्ट उसको ब्लड में पहुंचा देंगे। कैसे पहुंचाएंगे वो दिखाऊंगा मैं अभी आपको, पूरा सिस्टम बना के दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे ही ये जो कलरलेस पार्ट है इन लिम्फ वेसल्स के अंदर पहुंचेगा, इसका नाम अब बदल जाएगा। अब इसको कहेंगे लिम्फ। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? लिम्फ। ठीक है, समझ में आ रही? जैसे एक लड़का है जिसका नाम है डोरेमोन। एक लड़का है जिसका नाम है डोरेमोन। वो एक ट्रेन से जा रहा था, बीच में ट्रेन से कूद गया। जब वो ट्रेन से बाहर कूदा तो उसका नाम हो गया ECF या टिश्यू फ्लूइड। जैसे वो दूसरी ट्रेन में चढ़ा उसका नाम हो गया लिम्फ। ठीक है, जो डोरेमोन है वो एक ट्रेन से जा रहा था। डोरेमोन का ट्रेन में नाम था ब्लड।
जैसे वो ट्रेन से उतर गया या कूद गया उसका नाम हो गया ईसीएफ, और जैसे ही वो दूसरी ट्रेन में चढ़ गया उस डोरेमोन का नाम क्या रख दिया गया, लिम्फ। तो वही है, जब तक वो इसमें ब्लड वेसल में था नाम था ब्लड, बाहर आया तो नाम हो गया आपका ईसीएफ या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, और जैसे ही इसको लिम्फ वेसल्स में कलेक्ट कर लिया गया उसका नाम हो गया लिम्फ, और लिम्फ वापस कहां पहुंचा दिया था, ब्लड में, एक पूरे सिस्टम के थ्रू। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम बना के दिखाऊं, चलिए लिम्फेटिक सिस्टम बना के दिखाता हूं, यहां पे बनाते हैं हम, ठीक है। देखिए, चलिए सपोज करिए हार्ट है, ठीक है, सपोज कर पा रहे हैं, ये मान लीजिए क्या है आपका हार्ट, ठीक है। हार्ट में एक सुपीरियर वेना कावा ओपन होती है, ये चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था, सुपीरियर वेना कावा ओपन होती है। इस सुपीरियर वेना कावा में दोनों साइड से एक एक ब्लड वेसल आती है, जो कि आपकी आर्म्स से मतलब हाथों से ब्लड लेके आती है, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। इनका नाम होता है सबक्लेवियन वेन। क्या नाम होता है इनका, सबक्लेवियन वेन। क्या नाम मेरे बच्चों, इनका नाम होता है सबक्लेवियन वेन, ठीक। और ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा। जल्दी से इसका दूसरा नाम लिखिए, फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, दूसरा नाम होता है इसका प्रीकेबल, ठीक है। इसमें ब्लड है, तो ये आपकी आर्म्स से मतलब हाथों से इंप्योर ब्लड लेके आता है, ब्लड में पहुंचाता है। सबक्लेवियन वेन ब्लड कहां लाएगी, सुपीरियर वेना कावा में, उससे कहां आएगा, हार्ट के ऑरिकल में, और फिर हार्ट पूरा ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। अब समझिए, मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम दिखाता हूं। देखिए, यहां पर लिम्फ डक्ट प्रेजेंट है, इसका नाम है राइट लिम्फ डक्ट। क्या नाम मेरे बच्चों, आप बताओगे, इसका नाम है राइट लिम्फ डक्ट, इसका नाम हो गया राइट लिम्फ डक्ट, ठीक। ऐसे ही एक लिम्फ डक्ट इधर है, इसको लेफ्ट लिम्फ डक्ट भी कहते हैं और थोरेसिक लिम्फ डक्ट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं मेरे बेटे, इस वाली को बोलते हैं लेफ्ट लिम्फ डक्ट या थोरेसिक लिम्फ डक्ट, इसका नाम हो गया थोरेसिक लिम्फ डक्ट, लिम्फ डक्ट, या फिर इसी का दूसरा नाम है लेफ्ट लिम्फ डक्ट, ठीक है। ये हो गई लिम्फेटिक डक्ट। उसके बाद क्या देखोगे आप, नीचे की तरफ से बॉडी के लोअर पार्ट से लिम्फ को कलेक्ट करने वाली जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, मैं दिखा देता हूं। ये जो बना रहा हूं ये क्या है, देखिए, ये है लिम्फ वेसल्स जो बॉडी के लोअर पार्ट से लिम्फ को कलेक्ट करेंगे, जो बॉडी के लोअर पार्ट से लिम्फ को कलेक्ट करेंगे, ये है लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स में सबसे पहले लिम्फ को कलेक्ट करके लाएंगे ये जो मैं बना रहा हूं, इनका नाम है लिम्फ कैपिलरीज। क्या नाम है इनका, लिम्फ कैपिलरीज। इस तरह से ये जो बना रहा हूं ये है लिम्फ कैपिलरी। सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ को कलेक्ट करेंगी, वो पहुंचाएंगे लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ वेसल्स पहुंचाएंगे लिम्फ डक्ट में, जो कि ब्लड वेसल में इस लिम्फ को पहुंचा देंगी। लिम्फ ब्लड का ही पार्ट है, ब्लड से ही अलग हुआ है और वापस ब्लड में मिला दिया जाएगा, ठीक है। ये लोअर पार्ट से लिम्फ कलेक्ट करने का तरीका है। अपर पार्ट से लिम्फ कलेक्ट करने का तरीका क्या है, ये देखिए, ये अपर पार्ट से लिम्फ को कलेक्ट करके लाएंगे लिम्फ वेसल्स। तरीका वही, पहले लिम्फ कैपिलरीज होंगी फिर लिम्फ वेसल्स होंगी, पहले लिम्फ कैपिलरीज फिर लिम्फ वेसल्स। इधर से भी अपर पार्ट से आएगा और यहां पर भी अपर पार्ट से आएगा, इस तरह से। तरीका वही है, सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज होंगी फिर लिम्फ डक्ट होंगी, सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज फिर लिम्फ डक्ट, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हैं आपकी लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। ये क्या है, लिम्फ वेसल्स, ये हैं लिम्फ वेसल्स, और ये है आपकी लिम्फ डक्ट। क्लियर हो गया पूरा लिम्फेटिक सिस्टम। यही लिम्फेटिक सिस्टम ये बना हुआ है, ये देखिए
ये तो काफी डेंस दिख रहा है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए मैंने बिल्कुल अलग से आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे, समझ में आ गया ना कैसे लिम्फ कलेक्ट होगा। सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज, फिर लिम्फ वेसल्स, फिर लिम्फ डक्ट में जाएगा। वो लिम्फ डक्ट इसको कहां पहुंचा देंगे, आपके ब्लड में पहुंचा देंगे। ठीक, अब आगे देखिए, आगे क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूं लिम्फ नोड क्या होते हैं, थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले बताता हूं कहां होते हैं। ये देखिए, लिम्फ कैपिलरी वाली जगह पर आपको लिम्फ नोड देखने को मिलेंगे। लिम्फ कैपिलरी के किनारे पर या टर्मिनल एंड पर आपको लिम्फ नोड देखने को मिलेंगे। कहां कहां देखने को मिलेंगे, आपकी नेक में देखने को मिलेंगे, उनका नाम है सर्वाइकल नोड। देखो वैसे तो बहुत जगह हैं, मैं आपको 3 जगह पर दिखाऊंगा। एक आपकी नेक में जिसको बोलेंगे सर्वाइकल नोड, एक आपकी आर्म्स में या आर्म पिट में, उसको हम बोलेंगे एक्सिलरी नोड, एक दिखाऊंगा आपके ग्रोइन रीजन में जहां पर आपके टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, उसे ग्रोइन रीजन कहते हैं, वहां पर होंगे इंगुनल नोड। तो ये वाले जो है ये इंगुनल नोड है। ये आपकी आर्म्स में है, ये वाले जो बना रहा हूं इनको बोलते हैं एक्सिलरी नोड। क्या बोलते हैं मेरे बेटे, एक्सिलरी नोड। ये आपकी नेक में जो अब बना रहा हूं, ये जो बना रहा हूं ये नेक में है, इनका नाम होता है सर्वाइकल नोड। क्या नाम होता है, सर्वाइकल नोड। ऐसे ही यहां पे सर्वाइकल और एक्सिलरी नोड इस तरह से। ठीक है, क्लियर हुआ। तो मैं लिख देता हूं, ये कौन से नोड है, इनका नाम है एक्सिलरी नोड। क्या नाम मेरे बेटे, एक्सिलरी नोड। कहां प्रेजेंट है, आपकी आर्म्स में। आर्म्स में कहां, यहां पे आर्म पिट जिसको बोलते हैं। ये क्या है, सर्वाइकल नोड है। और सर्वाइकल नोड क्या होते हैं, ये नेक में प्रेजेंट होते हैं। क्या है नोड वो तो अभी देखेंगे। और ये हैं आपके इंग्विनल नोड, ये मिलेंगे ग्रोइन रीजन में। ग्रोइन रीजन मतलब जहां पर टेस्टिस होता है। तो ये तो हो गया आपका लिम्फेटिक सिस्टम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये तो आप समझ ही गए। ठीक, अब लिम्फ नोड और लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। चाहे लिम्फ नोड हो चाहे लिम्फॉइड ऑर्गन हो, दोनों के अंदर लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं मेरे बच्चे, लिम्फेटिक टिश्यू या लिम्फॉइड टिश्यू। क्या प्रेजेंट होते हैं मेरे बेटे, आप बताओगे लिम्फेटिक टिश्यू या लिम्फॉइड टिश्यू। ये लिम्फॉइड टिश्यू क्या कर सकते हैं, ये वो टिश्यू है जो लिम्फोसाइट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, लिम्फोसाइट। मैंने पूछा लिम्फोसाइट तुम क्या करोगे, लिम्फोसाइट बोले हम एंटीबॉडी बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी से पूछा तुम क्या करोगे, बोले हम जर्म्स बैक्टीरिया को किल करें। क्लियर हो गया। तो जो लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, इसमें लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं जो लिम्फोसाइट बनाएंगे। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएंगे, वो जर्म्स बैक्टीरिया को किल करेंगे। ओवरऑल हम ये कहें कि ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है तो गलत नहीं होगा, ये हमारे डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने आपको नेक में दिखाया है, ये देखिए ये जो नेक में दिख रहे हैं ये सर्वाइकल नोड है, ये प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, आगे देखिए। इसके अलावा बहुत जगह पर नोड होते हैं। जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था वो ये वाला था, जो पीछे दिखाया था मैंने इंग्विनल नोड, वो ये ग्रोइन रीजन है आपका, यहां पर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद ये देखिए सर्वाइकल नोड दिखाया था, ये आपके नेक वाले रीजन में होते हैं। कहां पर होते हैं, नेक वाले रीजन में। उसके बाद आपके एक्सिलरी नोड दिखाया था, ये देखिए यहां पर, ये आर्मपिट वाले रीजन में है, इनका नाम है एक्सिलरी नोड। क्या नाम है, एक्सिलरी नोड। उसके अलावा देखिए कितने सारे नोड आपकी बॉडी में होते हैं, आपको ये 3 पढ़ने। ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुत सारे नोड होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे सर्वाइकल नोड नेक में, एक्सिलरी नोड आर्मपिट में, इंग्विनल नोड आपके ग्रोइन रीजन। इतनी जगह पर आपके ये नोड देखने को मिलेंगे। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन की। देखो बहुत सारे लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। चलो पहले तो बेसिक बात बताता हूं। हमारे पास 2 मेजर टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड, जो हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है। बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड जो हमारे हार्ट के ऊपर होती है, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसमें से हमें स्प्लीन पढ़ना है।
आपके सिलेबस में स्प्लीन है तो पहले हम स्प्लीन ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्प्लीन है कहां? ये है आपका एब्डोमेन। ये क्या है? आपका एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। ये कौन सी कैविटी है मेरे बेटे? ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है। इस एब्डोमिनल कैविटी में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम है स्टमक। क्या नाम मेरे बेटे? इसका नाम होता है स्टमक। स्टमक के पीछे और किडनी के ऊपर, यहां किडनी होती है नीचे की तरफ, तो स्टमक के पीछे किडनी के ऊपर लेफ्ट साइड में एक ऑर्गन है जिसका नाम है स्प्लीन। तो पहले तो स्प्लीन देख लो कहां प्रेजेंट है। आप बताओगे एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल में कैविटी में कहां है? स्टमक के पीछे की तरफ, किडनी के ऊपर की तरफ। कौन सी साइड पर? लेफ्ट साइड पर, ठीक है। तो यही चीज हो गई। कैसा कलर है? रेडिश ब्राउन कलर है। कैसा कलर है मेरे बेटे? आप बताओगे रेडिश ब्राउन कलर है, ठीक। पहली चीज तो हो गई, रेडिश ब्राउन कलर है। कहां प्रेजेंट है? आप बताओगे बिहाइंड स्टमक, लेफ्ट साइड में है और किडनी के ऊपर है। इसके अलावा ये कुछ तीन इसकी तारीफ में बातें कही गई हैं। क्या बातें कही गई हैं अब हम वो समझते हैं। हमारी जो किडनी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। देखो, जब कोई मर जाता है तो हम उसको ग्रेवयार्ड में दफन कर देते, कब्रिस्तान में। तो ये वही तो है, पहले बताया था। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ आरबीसी को वहां पे डिस्ट्रक्ट किया जाता है। उसके बाद ब्लड बैंक, ये ब्लड बैंक भी है, ब्लड को स्टोर भी करता है। कभी छोटी मोटी चोट लग जाती है, ब्लड लॉस हो जाता है, तो ये उसको रिकवर करके देता है, ठीक है। फिर आता है लार्जेस्ट लिम्फाइड ऑर्गन कौन सा? तो यही है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फाइड ऑर्गन यही है। तो यहां पे आपने कितने पॉइंट देख लिए? 6 पॉइंट देख लिए। कौन कौन से? पहला, कहां प्रेजेंट है? पहला तो कलर देखा, रेडिश ब्राउन कलर है। कहां प्रेजेंट है? स्टमक के पीछे, लेफ्ट साइड में, किडनी के ऊपर, एब्डोमिनल कैविटी में। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं, और सबसे बड़ा लिम्फाइड ऑर्गन यही है जिसका नाम क्या है मेरे बच्चों? आप बताओगे सर इसका नाम स्प्लीन होता है, ठीक है। तो स्प्लीन तक आपको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हीमोफीलिया। अब जरा इसको समझिए। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पहली बार म्यूटेशन की वजह से डेवलप हुआ था। ये म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज इन जीन। जीन्स में अगर अचानक से कोई चेंज आ जाए तो उसको हम सडन चेंज इन जीन को म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? म्यूटेशन, ठीक है। आगे बढ़े। अब आप क्या देखोगे? अब हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है, अगर आपके चोट लग जाए तो ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाएगा और ब्लड का लॉस होते रहेगा और आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है, अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो। समझो, हमारे जब भी चोटने लगेगी ब्लड बाहर आएगा, उसका क्लॉट बन जाएगा। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? क्लॉटिंग प्रोटीन। कौन है वो क्लॉटिंग प्रोटीन? चलिए देखिए, उसका नाम है फाइब्रिनोजेन। मेन आंसर तो देखो आपको यही लिखा मिलेगा, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। उसके बाद एक और होता है जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम होता है? प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये दो प्रोटीन हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार हैं। यहां पर यही दिक्कत हो जाती है। अगर आपको चोट लगी तो ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाएगा, ब्लड का लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर ये प्रोटीन नहीं है, आपके अंदर ये क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं है, इसलिए आपको ये दिक्कत हो सकती है। ये बात क्लियर हो गई। तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है, पहले तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें ब्लड का क्लॉट नहीं बनता, ब्लड लॉस से आपकी डेथ हो सकती है। क्या ऐसा कभी और भी हो सकता है? हाँ, अगर आपको डेंगू फीवर हो जाए, तो आपके ब्लड में प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाता है, तो प्लेटलेट भी जरूरी होती है क्लॉटिंग बनाने के लिए, तो आपका ब्लड लॉस होने लगता है, ब्लड बॉडी से रिलीज होने लगता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती, तो उसमें भी ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, तो हम क्या क्या जानेंगे इसके बारे में। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है मेरे बेटे? आप बताओगे सर ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस बीमारी में क्या हो जाता है? लैक ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन, लैक ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन। तो क्लॉटिंग प्रोटीन कह दो या क्लॉटिंग फैक्टर कह दो,
तो ये वो क्लॉटिंग फैक्टर हैं जिनकी कमी की वजह से आपको ये दिक्कत महसूस करनी पड़ रही है। इसमें क्या होगा, इसमें ब्लड लॉस होगा, इसमें ब्लड लॉस होगा और उसकी वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्या ऐसा किसी और केस में भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। डेंगू फीवर में हो सकता है, क्योंकि डेंगू फीवर की वजह से आपकी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, इस वजह से ऐसा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट तो क्लियर हो ही गए होंगे। आप यहां पे देख लो, जो नॉर्मल ब्लड वेसल है, ह्यूमरेज होता है, मतलब ये ब्लड वेसल फटती है, ब्लड बाहर आता है, क्लॉट बन जाता है, तो ये ब्लड वेसल बंद हो जाती है। यहां देखिए, ब्लड वेसल बंद हो जाती हैं तो ब्लड का लॉस रुक जाता है, लेकिन यहां क्लॉट प्रॉपर नहीं बन पा रहा है तो ब्लड रिलीज होता रहता है और हमें हीमोफीलिया हो जाता है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, चलिए। तो इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर से। टिल देन, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।